दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो आज 2026 में दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप माना जाता है, जिसको आज अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे बड़े बड़े देश होस्ट कर रहे हैं। इस फीफा वर्ल्ड कप की गोल्ड ट्रॉफी को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किसी हाई सिक्योरिटी बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि एक आम से जूते के डिब्बे में छुपा कर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और इसे छुपाने वाला कोई चोर नहीं था, बल्कि उस टाइम का फीफा का वाइस प्रेसिडेंट ओटरीनो बारासी था। 1938 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जिसे जुलस रिमट ट्रॉफी कहा जाता था, वो इटली के पास थी, क्योंकि इटली 1938 का वर्ल्ड चैंपियन था। 1938 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो इसके बाद हिटलर और इसकी नाजी फौज हर कीमती सामान को अपने कब्जे में ले रही थी। वो फीफा वर्ल्ड कप की गोल्ड ट्रॉफी भी चुराना चाहती थी, तो इसे बचाने के लिए फीफा के इटालियन वाइस प्रेसिडेंट ओटरीनो बारासी ने ट्रॉफी को रोम के एक बैंक के लॉकर से चुपके से निकाला और अपने बिस्तर के नीचे एक जूते के डिब्बे में छुपा कर रख दिया। हिटलर की नाजी फौज ने इनके पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन इन्होंने जूते के आम से डिब्बे को ओपन नहीं किया और जंग खत्म होने तक ट्रॉफी बिल्कुल सेव रही। और दोस्तों, फीफा पर एक वक्त ऐसा भी था जब इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए टीमें तक नहीं मिल रही थी। कोई इस छोटे से देश यूरुग्वे में खेलने आना ही नहीं चाहता था। उस टाइम ओलंपिक्स कमेटी ने फुटबॉल को खेल मानने से ही इनकार कर दिया था और इस वर्ल्ड कप को शुरू करने वाले इंसान को पागल समझा जाता था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेल कैसे बन गया? इतना बड़ा कि जब 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया तो पूरी दुनिया में से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन फुटबॉल मैच देख रही थी। जी हाँ दोस्तों, 8 बिलियन लोगों में से तकरीबन 5 बिलियन लोग किसी न किसी तरह इस मैच को देख रहे थे। तो आइए जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1920 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। लोगों के दिलों में अभी तक एक दूसरे के लिए नफरत की आग भरी हुई थी। तो एक 24 साल का लड़का जुलस रिमट कहता है कि वो इस नफरत की आग को बुझाएगा। वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया को फुटबॉल के जरिए आपस में जोड़ दूंगा। लेकिन उस टाइम फुटबॉल बहुत छोटा गेम समझा जाता था, इसलिए बड़े बड़े नेता इनकी ये बात पर हंस पड़े और इनको पागल तक कहने लगे। 1893 जुलस रिमट फ्रांस के एक छोटे से गाँव थियोले में पैदा होता है और इसका बाप एक छोटा सा दुकानदार था। एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली थी जिसके पास ना कोई बड़ा घर था और ना ही कोई बड़ा बिजनेस। वो भी आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। कहा जाता है कि जुलस बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट था। उसने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीती, पेरिस गया और लॉ की पढ़ाई करी और वो एक लॉयर बन गया। दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि एक लॉयर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किंग कैसे बन गया? क्योंकि उसका लगाव लॉ की किताबों में नहीं, बल्कि वो फुटबॉल से बहुत लगाव करता था। 1897 में सिर्फ 24 साल की उम्र जुलस ने अपना खुद का एक स्पोर्ट्स क्लब बना दिया, जिसका नाम रखा रेड स्टार। और इस क्लब में जुलस ने एक ऐसा रोल बनाया जो उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी माना जाने लगा। उस जमाने में अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे, वो जो मन में आए उनके साथ करते थे। लेकिन जुलस ने कहा, नो क्लास सिस्टम, मेरे क्लबों में कोई अमीर या गरीब का फर्क नहीं होगा, सब एक साथ खेलेंगे और सूट बूट सब एक जैसे ही होंगे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जब लोग मैदान में उतरते हैं तो इनका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो इनकी स्किल, उनकी मेहनत। और दोस्तों, ये सारा सिस्टम इतना अच्छा चल ही रहा था कि अचानक सब कुछ बदल जाता है। 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। एक हंसता मुस्कुराता देश राख का ढेर बन गया। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत का पहाड़ बन गया। फ्रांस के लोग जर्मनी के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। पूरा यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जुलस रिमट ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो इसने हार मानने की बजाय इस बहुत बड़ी तबाही को देखकर एक फैसला किया। इन्होंने कहा कि अब मुझे ये काम करना है, फुटबॉल को सिर्फ यूरोप का नहीं पूरी दुनिया का टूर्नामेंट बनाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक ऐसी दुनिया जो अभी अभी जंग से गुजरी हो, जहाँ किसी देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने देश को सही तरीके से चला पाए, वहाँ जुलस रिमट ने इतना बड़ा वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज करवाया और किस कारण से बड़े बड़े देशों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। 1920 में जुलस रिमट फीफा का प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके पास थोड़ी बहुत ताकत तो आ
चुकी थी, लेकिन मसला ये था कि उस टाइम स्पोर्ट्स की दुनिया में ओलंपिक्स का राज चल रहा था और ओलंपिक्स का प्रेसिडेंट एक फ्रेंच नोबलमैन था। उसका एक ही असूल था कि ये खेल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैसे लेकर खेलें, और ये खेल उन लोगों के लिए नहीं था जिनके पास पैसे नहीं हैं। मतलब इसमें प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू थी तो सिर्फ पैसों की। जिसके पास पैसे हैं वही खेल सकता है। जब रिमट ने ये सब होता देखा तो इन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, फुटबॉल में सबको मौका मिलना चाहिए, मतलब चाहे कोई गरीब हो या अमीर, अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो वो ही कम्पीट करेगा। उस टाइम ओलंपिक्स का राज चल रहा था तो उसने रिमट का ये आइडिया ही खत्म कर दिया। फुटबॉल को छोटी सी गेम समझकर अपने टूर्नामेंट से अलग कर दिया। फुटबॉल जब ओलंपिक्स से अलहदा हुआ तो रिमट ने कहा कि अब मैं खुद का टूर्नामेंट करवाऊंगा। लेकिन रिमट के पास प्रॉब्लम ये थी कि फुटबॉल एसोसिएशन के लिए ना कोई पैसा था और ना ही कोई इतना माल था कि वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके। इस टूर्नामेंट के लिए ये भी जरूरी था कि कोई देश इसको होस्ट करना चाहिए। होस्ट करना मतलब स्टेडियम्स बनाना, टीम्स को लाना, सबका खाना पीना, होटल, सब कुछ। और उस टाइम इस टूर्नामेंट के लिए कोई यूरोपियन कंट्री भी तैयार नहीं थी। यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे इटली, स्वीडन, हंगरी, स्पेन, नीदरलैंड ये पहले तो होस्ट करने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं। फिर एक छोटे से देश यूरुग्वे ने हाथ उठाया और उसने फीफा को एक ऐसी ऑफर दी जिसे फीफा भी इनकार नहीं कर पाया। यूरुग्वे के उस टाइम के प्रेसिडेंट ने कहा कि 4 साल तक हमारा देश ओलंपिक्स का फुटबॉल चैंपियन रहा है और हम 1930 में अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए हम तमाम विजिटिंग टीम्स का ट्रैवल और होटल का खर्चा खुद उठाएंगे। अब फाइनल हो चुका था कि दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे में होगा। दोस्तों ये फाइनल हुआ ही था कि अब एक और मुश्किल आन खड़ी। अब कोई टीम यहाँ आकर खेलने के लिए तैयार नहीं। टूर्नामेंट फरवरी 1930 तक स्टार्ट होने वाला था, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन होनी थी। लेकिन क्या होता है कि यूरोप का एक भी देश इसमें रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यूरुग्वे यूरोप से समंदर पार है और उस टाइम एरोप्लेन बहुत कम उड़ा करते थे। यूरोप से यूरुग्वे जाने का मतलब था 3 हफ्ते का समंदर का सफर, 3 हफ्ते जाने के लिए और 3 हफ्ते वापस आने के लिए, जिसमें खतरा भी बहुत ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, यूरोप में पैसा भी नहीं था, जिससे यूरोपियन कंट्रीज कोई नया रिस्क लेना ही नहीं चाहती थी। टूर्नामेंट शुरू होने से तकरीबन 2 महीने पहले तक कोई टीम रजिस्टर नहीं थी। फीफा के अंदर पैनिक आ चुका था। रिमट के सामने उसका दुनिया को जोड़ने का सपना टूट रहा था। जूलियस रिमट फ्रांस का रहने वाला था, तो उसने सबसे पहले अपने देश की टीम को पर्सनली जाकर समझाया। उसने कहा कि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है, हमें जरूर जाना चाहिए। ऐसे फ्रांस की टीम तो मान जाती है, लेकिन इनका स्टार डिफेंडर और रेगुलर कोच दोनों ही जाने से मना कर देते हैं। तो इस पर रिमट ने कहा कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। और ऐसे ही फीफा के वाइस प्रेसिडेंट रोडोल्फे बेल्जियम की टीम को मनाते हैं। यूगोस्लाविया की टीम भी किसी न किसी तरह मान जाती है। और दोस्तों जहां यूरोपियन देश आने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ रोमानिया का बादशाह खुद मैदान में उतर आया। जी हाँ दोस्तों, ये फुटबॉल का इतना दीवाना था कि उसको सत्ता में आए अभी 35 डेज हुए थे, जिसका नाम किंग कैरल था। और इसने आते ही कहा कि मुझे रोमानिया की टीम को वर्ल्ड कप में भेजना है। लेकिन मसला ये था कि रोमानिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक इंग्लिश ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कंपनी ने 3 महीने की छुट्टी के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जो भी 3 महीने के लिए छुट्टी पर गया, समझो वो अपनी जॉब से गया। किंग कैरल ने सीधा कंपनी के बॉस को फोन किया और कहा ये मेरे प्लेयर्स हैं और इन्हें आपको छुट्टी देनी पड़ेगी या ये कंपनी यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी। इस वजह से कंपनी तुरंत मान जाती है। और दोस्तों कैरल यही नहीं रुका, उसने ऐसे प्लेयर्स को भी खेलने की परमिशन दे दी जो गलत कामों की वजह से बैन किए गए थे। इन्होंने रोमानिया की टीम को खुद सेलेक्ट किया और इन्हें गारंटी दी कि आपको वापस आने पर आपकी जॉब सेफ मिलेगी। एक बादशाह दोस्तों जिसको इतना फुटबॉल का शौक था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप के लिए ले गया। रिमट की इतनी स्ट्रगल के बाद फीफा वर्ल्ड कप 1930, जिसमें टोटल 13 टीमें खेलने के लिए तैयार होती हैं, जिनमें से 4 यूरोप की टीमें शामिल हैं। और यूरोप की टीमों के साथ रिमट भी एक गोल्ड ट्रॉफी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें फाइनल होना था। इस पर अभी भी मजदूर कंक्रीट डाल रहे थे, मतलब वो अभी भी सही से बना नहीं था। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो पहले कुछ मैचेस छोटे स्टेडियम्स में खेलने पड़े। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फाइनल होने लगा तो इसमें यूरुग्वे और अर्जेंटीना की टीम्स आमने सामने आई, क्योंकि उस टाइम इन दोनों देशों के दरमियान एक बहुत बड़ी दुश्मनी भी चल रही थी। तो इसलिए
इसलिए ये पाकिस्तान और इंडिया की तरह एक दूसरे की इज्जत का सवाल बन जाता है। रातों रात अर्जेंटीना के फैंस फेरी बोट्स में भर भर के यहाँ पर पहुंचने लगे और ये फैंस कोई आम फैंस नहीं थे, इनके पास खूनी वेपन्स मौजूद थे। एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इनके पास 1600 से ज्यादा रिवॉल्वर्स मौजूद थे जो वहाँ की सिक्योरिटी ने इनसे जमा कर लिए। दोस्तों, अर्जेंटीना के फैंस मैच देखने नहीं बल्कि जंग के लिए तैयार होकर आए थे। इनको पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिन के 2 बजे फीफा वर्ल्ड कप का पहला फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम जिसको 93,000 लोग देखने आए थे। दोस्तों, ये मैच देखने में तो फुटबॉल का मैच लग रहा था, लेकिन असल में एक छोटी सी गलती मैदान जंग बन सकता था। अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लुइस मोंटी को मैच से एक रात पहले यूरुग्वे के फैंस ने डेथ थ्रेट्स दिए थे। इनको धमकाया गया कि अगर तू कल मैदान पर आया तो जिंदा नहीं बच के जाएगा, लेकिन वो फिर भी खेलता है। इतना डर का माहौल और मैच चलता रहा। जोहन लैंगनस रेफरी ने जब आखिरी सीटी बजाई तो यूरुग्वे, जो अपने देश की 100वीं सालगिरह मना रहा था, वो दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप 4-2 से जीत जाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी मुश्किल, अगर छोटी सी भी गलती होती तो यहाँ पर जंग हो सकती थी और यूरुग्वे में अगली सुबह नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। पूरे देश में जीतने का जश्न मनाया जाता है। जुलियस रिमट वो इंसान जो एक दुकानदार का बेटा, जिसका सपना पहले सब ने डिसमिस कर दिया, उसने अपने हाथ से पहले फाइनल मैच की ट्रॉफी निकाली और यूरुग्वे के हाथ थमा दी। वही ट्रॉफी जो 16 दिन के समंदर के सफर में वो अपने बैग में छुपा कर लाया था। दोस्तों, 1930 का एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ 13 टीम्स रजिस्टर हुई और वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद। लेकिन आज 2026 के टूर्नामेंट में 48 टीमें खेल रही हैं। जिस ट्रॉफी को जूते के डिब्बे में छुपाया गया था, आज इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट में जरूर बताएं।